साथियों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संगीत से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट जिसको हम खुद किताबों को पढ़कर अपने स्वयं से बनाए हैं। तो इसमें जो है गलती 0% है। तो आने वाले बीपीएससी TRE 4 सीटेट टेस्टेट नेट सभी परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, तबला तबला पखावज ढोलक नगाड़ा डमरू ड्रम भेरी जल तरंग में औनद कौन नहीं है। तो औनद आपका कौन सा नहीं है जी? जल तरंग। जल तरंग आपका औनद नहीं है। जल तरंग आपका घन में आता है। ठीक है जी। घन जो धातु या लकड़ी से बना होता है उसको घन बोलते हैं। बाकी औनद किसको बोलते हैं? जो चमड़ा से बना होता है। ठीक है जी। तो तबला डमरू और भेरी ये सभी चमड़ा से बना होता है। देखिए अगला प्रश्न है, लौ स्याही चाटी गजरा बद्धी पर्दा लकड़ी गट्टा गुडरी में अलग कौन है? तो आपको बताना है पर्दा। क्या है जी? पर्दा। पर्दा सितार में लगता है। बाकी ये सभी आपको तबला का अंग है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, तबला को सा म प नी तार सप्तक के सा में किस स्वर से नहीं मिलाते हैं? तो आप इसका सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा। तो सही उत्तर आप बताइए इसका क्या होगा जी। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निषाद। क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? निषाद। इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा निषाद। चलिए 3 नंबर सवाल का निषाद हो गया। तो सही उत्तर इसका निषाद हो गया। चलिए अगला सवाल, नकारा का अन्य नाम क्या है? तो नकारा का अन्य नाम बता दीजिए क्या है। नकारा का अन्य नाम क्या है जी? नकारा का अन्य नाम तबल है। ठीक है। किस वाद्य का आधुनिक रूप तबला है? तो ये दुर्दर। ठीक है जी। दुर्दर का आधुनिक नाम क्या है? तबला। अगला सवाल देख लीजिए, धा धिन्ना धातुना किस ठेका के बोल है? बताइए किस ठेका का बोल है। तो धा धिन्ना धातुना, देखिए कितना इसमें मात्रा हो रहा है? 6 मात्रा हो रहा है, तो दादरा हो जाएगा। ठीक है जी। धीना धिन धिना तीना धिन धिना बोल है। तो धीना धिन धिना तीना धिन धिना किसका बोल है जी? बताइए। तो कितना मात्रा हो रहा है? 2 3 5, अब 5 10 हो रहा है, तो ये हो जाएगा झपताल। ठीक है जी। झपताल हो गया। ठीक है। अगला सवाल, धा धिन्ना ना धा तुना ना ना, तो ये टोटल 6 मात्रा है। टोटल 6 मात्रा है, तो ये दादरा का बोल हो गया। ठीक है जी। ताल के ठेके को दोहराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो आवर्तन या आवर्त कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, गाने बजाने और नृत्य के साथ तबला वादन क्या कहलाता है? तो संगति कहलाता है। ठीक है जी। तिहाई अथवा तीहा का आशय क्या है? किसी टुकड़े को कितने बार बजाना? तो 3 बार बजाना। ठीक है जी। तिहाई के प्रकार कितना है? तो दमदार है और बेदमदार है। ठीक है जी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। किस तिहाई में टुकड़े के प्रति खंड को बजाने पर विश्राम लेते हैं? तो आप बताइए क्या होगा। तो दमदार तिहाई में। ठीक है जी। दमदार तिहाई में हम टुकड़े को बजा के विश्राम लेते हैं। अगला सवाल देखिए, बिना विश्राम के तिहाई के सभी टुकड़ा बजाने को क्या कहते हैं? बेदमदार तिहाई। ठीक है जी। देखिए वर्णों के नियमबद्ध समूह जिसका मैक्सिमम विस्तार हो सके क्या कहलाता है? तो मैक्सिमम विस्तार हो सके उसको कायदा कहते हैं। ठीक है जी। कायदा का विस्तार को क्या कहते हैं? तो कायदा के विस्तार को पलटा कहते हैं। कायदा के बोल के 2 भाग क्या क्या होते हैं? तो कायदा के बोल के 2 भाग क्या होंगे बताइए। तो खाली बोल होते हैं और भरे हुए बोल होते हैं। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? 18 नंबर, खुले व जोरदार बोलों के उस समूह को क्या कहते हैं जिसका विस्तार मिनिमम 3 आवृत्तियों का होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परन। ठीक है। परन मुख्यतः पखावज की चीज है जो निम्न ताल में बजते हैं। तो निम्न ताल में तेवरा में बजता है, धमार में बजता है और 4 ताल में बजता है, तो ऑल हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। खुले व जोरदार बोलों के समूह को खुले व जोरदार बोलों के समूह जो नृत्य तथा तबला सोलो के शुरू में बजता है, तो उसको क्या कहते हैं? उठान। ठीक है जी। क्या कहते हैं? उठान। अगला सवाल देख लीजिए, कठिन तथा आड़ लय के कायदे कहलाते हैं। कठिन तथा आड़ लय के कायदे क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं हम, बता दीजिए क्या कहा जाएगा। 21 नंबर का सही उत्तर बताइए। 21 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? कठिन तथा आड़ लय के कायदे को क्या कहते हैं? परन। ठीक है जी। क्या कहते हैं? परन।
अगला सवाल देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे, परण। अगला सवाल देख लीजिए, दादरा कहरवा तालों में प्रयुक्त वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार संभव हो, क्या कहलाता है बताइए? तो लघी कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल, 1 से 3 आवर्तन तक के बोल कहलाते हैं। तो 1 से 3 आवर्तन तक के बोल को क्या कहते हैं? टुकड़ा। देखिए, कायदे के पलटों को चौगुन या आठगुन बजाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेला। ठीक है जी, चौगुन या आठगुन लय में बजाते हैं। ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, अक्षर तानपुरे अक्षर तानपुरे के प्रथम तार को किससे मिलाते हैं? तो मद्र मध्यम से। ठीक है जी, मद्र मध्यम से। राग मालकौस गाते समय तानपुरे को मिलाते हैं, तो किससे मिलाइएगा आप? तो मद्र मध्यम से मिलाइएगा। राग पुरिया मारवा और को गाते समय तानपुरा किससे मिलाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्र निषाद से। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, पुरुष तानपुरा के तारों की बनावट। तो पहला और चौथा तार जो होता है वो पीतल का होता है। दूसरा और तीसरा तार जो है आपका लोहा से बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, मतलब पहला चौथा पीतल, दूसरा तीसरा लोहा, तो ये आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, महिला तानपुरा में होता है, तो महिला तानपुरा में बताइए इसके विषय में। चौथा तार पीतल का होता है, ये भी सही है। पहला दूसरा और तीसरा तार लोहा का होता है, और तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, डी हो जाएगा आपका। चौथा तार पीतल और पहला दूसरा तीसरा तार लोहा का। ठीक है। तो लोहा का संकेत एफी होता है, आप जानते हैं। पीतल का बताइए, पीतल पीतल जो होता है इसमें कौन कौन धातु मिले रहते हैं, आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए अगला सवाल देखिए, इसमें तानपुरा के सेकंड व थर्ड तार सदैव मिलाते हैं, तो किससे मिलाते हैं बताइए? तो मध्यम षडज से मिलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, तानपुरे का चौथा तार अपेक्षाकृत मोटा होता है, जिसे किससे मिलाया जाता है? तो आपको मध्य सप्तक के षडज से मिलाते हैं। ठीक है। स्वरों के मैक्सिमम उतार चढ़ाव हेतु तारों को मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं? तो खूंटी से मिलाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, तारों तारों में दूरी बनाने व जिसके नीचे ऊपर करने से स्वर चढ़ता है, नीचे करने से जिसके स्वर चढ़ता है और तारों में दूरी बनाए रखता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मनका या मोती कहते हैं। ठीक है। खूंटी, तारगहन, अट्टी, डांड, गुल्लू, तबली, घुड़च, मनका और लंगोट किसके भाग हैं बताइए? तो किसके भाग हैं आप बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तानपुरा का। ठीक है जी, किसका भाग है? तो तानपुरा का। देखिए, कील, मोंगरा और लंगोट तानपुरे के एक ही युक्ति का नाम है, तीनों अलग अलग है और इसमें तार बांधे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी? आपका मोर, मतलब ए भी हो जाएगा और बी भी आंसर हो जाएगा। तो इसका मोर आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। तुम्बा व डांड मिलन तुम्बा व डांड जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो गुल्लू कहते हैं, गुल। अगला सवाल देख लीजिए, तानपुरे में ब्रिज का अन्य नाम क्या है? तो तानपुरे में ब्रिज का अन्य नाम घुड़च होता है। देखिए, अट्टी या अटक बनते हैं, किससे बनते हो? तो हाथी के दांत से। ठीक है जी। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करता है, कौन सा ठीक करता है? तो मन का। अगला सवाल देखिए, तानपुरे को कहते हैं तंबूरा। तानपुरे का अन्य नाम तंबूरा भी है। देखिए अगला सवाल देखिए, सितार के अंग सितार के अंग कौन कौन है? देखिए आप, सितार के अंग आपको देखना है। तो तुम्बा, कील, तबली, घुड़च या तार, अट्टी, तारगहन, खूंटियाँ, तरब, मिजराब, डांड, गुल, मनका, पर्दा, ये सभी भाग हैं सितार के। तो ऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है। कील या मोंगरा से सितार के तार बांधे जाते हैं, तो ये क्या है? सही है। देखिए, घूरच अथवा ब्रिज हाथी दांत या लकड़ी की चौड़ी चौकी होती है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसके ऊपरी सतह का नाम क्या है? तो ऊपरी सतह का नाम है जवारी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, खोखली लकड़ी जिसमें खोखली लकड़ी जिसमें सितार के पर्दे बंधे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो डांड कहते हैं। ठीक है जी। सितार के पर्दे पर्दे जिसको सुंदरी कहते हैं, किसके बने होते हैं? तो आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो इसके पीतल या लोहे के बने होते हैं। ठीक है जी। देखिए 22 नंबर सवाल, सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? पर्दों की संख्या 16 से लेकर 24 तक। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, सितार के तारे जिनसे स्वर देर तक गूंजता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तरब का तार कहते हैं। ठीक है।
सितार मिजराब से बजाया जाता है। यह कथन तो मिजराब जो होता है, मिजराब किसका बना होता है? तो लोहा का बना होता है, या यह तर्जनी में फंसा कर बजाते हैं, या यह सोना या चांदी का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो यह लोहा का बना होता है। ठीक है जी, लोहा का बना होता है और इसको तर्जनी में फंसा कर बजाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर, एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर। देखिए, सितार का प्रथम तार बना होता है, तो सितार का प्रथम तार आप बताइए। सितार का प्रथम तार लोहा का बना होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। सितार का प्रथम तार मैक्सिमम प्रयोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो बाज का तार कहा जाता है। ठीक है, देखिए, दूसरा तीसरा तार बना होता है, किसका बना होता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? पीतल का बना जाता है दूसरा और तीसरा, और इसको मद्रसा से मिलाते हैं। ठीक है जी, मद्रसा से मिलाते हैं दूसरा तीसरा तार को। देखिए, चौथा तार बनता है जिसे मद्र पंचम से मिलाते हैं, किसका बना होता है? तो लोहा का बनता है। देखिए, पांचवा तार बना होता है, इसे मद्र षडज से मिलाते हैं, किसके बना होता है? तो ये पीतल का बना होता है। अगला सवाल देख लीजिए। दूसरा और तीसरा तार को क्या कहा जाता है? दूसरा और तीसरा तार को क्या कहा जाता है? तो दूसरा और तीसरा तार को आप कहेंगे जोड़ी का तार कहते हैं। ठीक है जी। छठा तार लोहे का बनता है, जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चिकारी का पहला तार। चिकारी का तार पहला तार कहते हैं छठे तार को। ठीक है जी। सातवां तार लोहा से बनता है, और इसके बारे में देखिए, चिकारी का सेकंड तार इसको कहते हैं, और तार सप्तक के षडज से इसको मिलाते हैं, और झाला बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी सही हो गया। ठीक है जी, ये सभी सही हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। सितार के तार को मिलाने की विधि, तो इस विषय में आपको कथन दिया गया है, कौन कौन सही है बताइए। तो सर्वप्रथम जोड़ी के दोनों तारों तारों किसी स्वर से उसे सा मानकर मिलाते हैं, किसी स्वर से उसको सा मानकर मिला लेते हैं। बाज के तार को मध्य मध्यम से मिलाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा तार मध्य पंचम से मिलाते हैं, ये भी सही है। पांचवें तार को अति मध्य मध्यम से मिलाते हैं, पंचम से मिलाते हैं। चौथा तार आप तार चौथा तार आप मध्य पंचम से मिलाते हैं, और पांचवें तार को अति मध्य पंचम से मिलाते हैं, ये भी सही है। छठा तार देखिए, छठा तार मध्य षडज से मिलाते हैं, ये भी सही है। और आपका थी एफ नंबर है, बाज के तार पर मध्यम षडज बजाकर सातवीं तार को मिलाते हैं, तो ये सभी सही है। ठीक है जी, सितार के तार को मिलाने की विधि, ये सभी सही है। अगला सवाल देख लीजिए। सितार के बोल नहीं है, सितार के बोल कौन नहीं है आपको देखना है इसमें। तो सितार के बोल दा है, रा है, दीर है, दार है, द्रा नहीं है। ठीक है जी, द्रा नहीं है। ठीक है, द्रा भी होता है, द्रा भी होता है। नक धिन्ना ये नहीं है, ये तबला का बोल है। जबकि दा रा है, दीर है, दार है, द्रा है, ये भी है। ठीक है, सितार के मुख्य दो बोल कौन कौन होते हैं? तो दा और रा होता है। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा आंसर। शीघ्रता से दा रा बजाने से कौन से बोल निकलेंगे? तो कौन से बोल निकलेंगे? दीर्घ निकलेगा। ठीक है जी, दा प्लस र को आधा समय में बजाने से कौन सा बोल निकलेगा? तो इसका सही उत्तर दार, दार निकलेगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, दा प्लस रा का शीघ्रता से वादन से उत्पन्न बोल क्या है? तो शीघ्रता से बजाइएगा तो द्रा निकलेगा। ठीक है जी, क्या निकलेगा? द्रा। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो ने सितार को कहा था, तो क्या कहा था? सहतार। सह मतलब होता है तीन, सह का अर्थ क्या होता है? तो तीन। देखिए, फारसी में इसका अनुवाद करिएगा तो सह का मतलब तीन होता है। देखिए, प्रारंभ में सितार में थे तो 3 तार थे और 14 पर्दे थे। 7 तार या 14 पर्दे, 7 तार तो आपका आंसर 3 तार पहले था, और इसको सहतार कहते थे, और 14 पर्दा इसमें होता था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। वर्तमान में सितार में कितने तार हैं? 7 तार हैं, और 16 से लेकर 24 पर्दे हैं। ठीक है, तानसेन के सितार घराना का नाम क्या है? तो सेनिया घराना। तानसेन सेनिया घराना हो गया। सितार में बंधे पर्दों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ठाट। ठाट, थाट दूसरा होता है और ठाट दूसरा है। थाट आपको राग होता है। ठीक है, 10 थाट होते हैं। अगला सवाल देखिए, ठाट के संदर्भ में सही कथन बताइए कौन कौन है। तो इसमें लिखा गया है, अचल ठाट के पर्दे खिसकाए नहीं जाते, तो ये सही है। इसमें प्रत्येक थाट के राग बजते हैं। ठीक है जी, तो अचल ठाट में प्रत्येक थाट के राग बजते हैं। अचल ठाट में 24 पर्दे होते हैं, ये भी सही है। चल ठाट के पर्दे खिसकाए जाते हैं, इसमें 16 पर्दे होते हैं, तो ये भी सही है।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? सभी सही है, इसमें सभी सही, सभी सही पढ़ लीजिए। देखिए, चल चल और अचल ठाट के पर्दों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ, कटा हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनाया गया है, देखिए इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए, अचल ठाट के 24 पर्दे होते हैं, तो 24 में कौन होता है? मद्र तीव्र मध्यम होता है, मद्र पंचम हो गया, मद्र कोमल धैवत, मद्र शुद्ध धैवत हो गया, मद्र कोमल निषाद, मद्र आपका शुद्ध निषाद, मध्यम सा, मध्यम कोमल रे, मध्यम आपका ऋषभ, और ये कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, मध्यम और तीव्र मध्यम पंचम, और शुद्ध धैवत, कोमल धैवत, आपका शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद, ये सभी मद्र सप्तक है, ठीक है जी। और उसके बाद तार सा है, तार कोमल रे है, तार ऋषभ है, तार कोमल गंधार, तार आपका शुद्ध गंधार, और तार मध्यम, ठीक है जी। तो ये सभी 14 स्वर हैं, 14 पर्दे कहे जाते हैं। पर्दा का मतलब होता है एक पर्दा मतलब एक स्वर, तो 24 पर्दे हैं तो 24 स्वर आपको दिख रहा है, ये सभी 24 स्वर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 24 स्वर गिन लीजिए। और चल ठाट के 16 पर्दे होते हैं, मतलब 16 स्वर इसमें कौन कौन होते हैं? देखिए, मध्यम, पंचम, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका 16 पर्दे मतलब 16 स्वर आपके चल ठाट के हो गए, ठीक है। इसके पर्दे खिसकाए जाते हैं, मतलब स्वर बदले जाते हैं, ठीक है जी। अगला देखिए, कह रहा है 23 ठाटों, कह रहा है 23 ठाटों के पर्दों, 23 पर्दों में ठाटों में किसको हम हटा देते हैं? तो आपने 24 पर्दा देखा, तो इसमें आपको किसको हटा देंगे? तो तार मध्यम को हटा दिया जाता है, तो 23 स्वर बच जाते हैं, मतलब 23 पर्दे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाए 23 ठाटों के पर्दों में कौन सा स्वर नहीं होता है, तो आप तार मध्यम नहीं होता, ठीक है। बोल क्या है? तो बोल के बारे में आप देखिए, बोल के बारे में सही कथन, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर उत्पन्न ध्वनि को बोल कहते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। बोल के 2 प्रकार कौन कौन है? तो अपकर्ष प्रहार है, और आकर्ष प्रहार और अपकर्ष प्रहार है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, आपका ये आंसर हो जाएगा, ई वाला, ठीक है। ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल देख लीजिए, सही क्या है? तो सही कथन आप देखिए इसमें, तो सही कथन आपको देखना है। तो सही कथन, आकर्ष प्रहार में दाहिने तर्जनी को तार पर बाहर से आघात कर अंदर लाते हैं, तो ये सही है। अपकर्ष में दाहिनी तर्जनी से तार पर आघात करते हुए अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ये भी सही है। अपकर्ष प्रहार को उलट प्रहार भी कहते हैं, ये भी सही है। तो सभी सही हो गया ऑल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो गत के संदर्भ में आपको देखना है, वाद्य पर बजाई जाने वाली राग ताल बद्ध रचनाएं गत कहलाती है। देखिए, मस्जिद खानी गत विलंबित 3 ताल में बजती है, इसका आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज मस्जिद खाने की, ये भी सही है। इसे पश्चिमी बाज या दिल्ली बाज भी कहते हैं, तो ये भी सही हो गया, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। राजा खानी गत का आविष्कारक राजा खां द्वारा किया गया था, द्रुत लय में बजता है, इसे पूर्वी बाज या लखनऊ बाज कहते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल सही है, ठीक है जी, सभी सही है इसमें। और देखिए, गत सदैव शुरू होती है, गत किससे शुरू होती है आपको बताना है। तो गत सदैव किससे शुरू होती है जी? तो गत सदैव 12वीं मात्रा से शुरू होगी, ठीक है। गत सदैव 12वीं मात्रा से शुरू होती है। देखिए, ये बोल हैं, दिर दा रा दिर दा रा, ये किसके बोल हैं? तो गत के हैं, ये गत के बोल हैं, ठीक है जी। दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाना क्या कहलाता है? जमजमा, ठीक है जी, जमजमा कहलाता है, याद रखिएगा। देखिए, सितार में बाज और चिंकारी के तार की सहायता, सितार में बाज और चिंकारी के तार की सहायता से द्रुत लय में दा रा अथवा उसके प्रकार बजाने को क्या कहते हैं? तो झाला कहते हैं, ठीक है जी। देखिए, दा से शुरू होने वाले को सुलट झाला एवं रा से शुरू होने वाले बोल को उलट झाला कहते हैं। सरोद, सितार, बेला आदि वाद्यों में झाला बजती है, और सितार सरोद में मिड की क्रिया को सूत कहते हैं, तो ये सभी कथन सही है, ठीक है जी, ये सभी कथन सही है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है जी। कह रहा है
द्रुत द्रुत स्वर समूह को सितार पर बजाना तोड़ा कहलाता है, ये सही है। दूसरा देखिए, आलाप में संचारी और अभोग भागों को जोड़ा कहते हैं, ये भी सही है। आलाप का अंत और गत की शुरुआत झाला बजाकर करते हैं, ये भी सही है। तो सभी सही हो गए, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। लिख रहा है यहाँ पे, सांगीतिक इतिहास की दृष्टि से काल विभाजन के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देखिए, प्राचीन काल का कार्य अवधि थी, मतलब अवधि क्या है? आदिकाल से लेकर 800 ईस्वी तक। और मध्यकाल का अवधि क्या है? 801 से लेकर 1600 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का 1601 से लेकर आज तक। तो ये सभी सही है, ठीक है जी। देखिए, साम साम गायन के स्वर हैं, तो उदात, अनुदात और स्वरित, तो सभी स्वर हैं इसके। देखिए, किन उपनिषदों में संगीत एवं वाद्य यंत्रों का जिक्र किया गया है? तो छांदोग्य में किया गया है, उसके बाद आपको बृहद आरण्यक में किया गया है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। मुंडोक उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते लिया गया, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। महाभारत काल में 7 स्वरों एवं किस ग्राम का उल्लेख है? तो आपको बताना है, आपको गंधार ग्राम का उल्लेख है, ठीक है जी। रावण द्वारा आविष्कृत वाद्य यंत्र क्या है? तो रावण द्वारा, ये बीड़ा नहीं है, ये तबला भी नहीं है, सितार भी नहीं है, रावण अस्त्रतन है, ठीक है जी। भरतकृत नाट्य शास्त्र 5वीं सदी में रची गई थी, कितने अध्याय में संगीतों को समर्पित किया गया है? इसके कितने अध्याय में संगीत को समर्पित किया गया है? तो इसके 6 अध्याय, मतलब 28 से लेकर 33 तक। तो ये दोनों सही है, तो इसका मतलब मोर मारिएगा, ठीक है जी। 28 से लेकर 33 तक जो अध्याय है संगीत नाट्य शास्त्र का भरत जी के द्वारा, तो वो 28 से लेकर 33 जो अध्याय है उसमें संगीत के बारे में लिखा गया, ठीक है जी। मतंग कृत ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किया गया है, तो क्या है नाम उसका? तो मतंग जी द्वारा बृहदेशी लिखा गया, देसी गीतों का संकलन है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किस तमिल ग्रंथ में संगीत की चर्चा है? तो आपको बताना है, तमिल ग्रंथ का नाम बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परिपाडल, ठीक है जी। अगला अगला सवाल देखिए, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संगीत की चर्चा की गई है, तो बौद्ध ग्रंथ बताइए। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो शिलापदिगारम, ठीक है जी, शिलापदिगारम, ठीक है जी। जातक में आप जानते हैं बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कथा बताई गई है। देखिए, किस ग्रंथ में रागों को स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? संगीत मकरंद में, ठीक है जी, संगीत मकरंद में। अगला सवाल देख लीजिए। गीत गोविंद जय गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया है, तो संगीत मकरंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो संगीत मकरंद आप बता दीजिए। संगीत मकरंद किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। मतंग मतंग जी द्वारा बृहदेशी लिखा गया है। नारद जी द्वारा संगीत मकरंद को लिखा गया, ठीक है जी। तो नारद जी द्वारा संगीत मकरंद लिखा गया है। और आपको जो है संगीत रत्नाकर कौन लिखे हैं? तो आपको लिखे हैं ये सारंगदेव, ठीक है जी। तो यहाँ पे सारंगदेव लिख दीजिए और संगीत रत्नाकर को नारद जी, ठीक है। सॉरी, संगीत मकरंद को नारद जी, और फिर आप जो है सारंगदेव जी द्वारा संगीत रत्नाकर लिखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और ई, मतलब यहाँ पे ई भर दीजिएगा और यहाँ पे आप बी भर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। तबला, सितार, कव्वाली, तराना, झुमरा, सुलताल, अड़ा, चारताल के आविष्कारक कौन थे? तो बताइए कौन थे जी? तो तानसेन, ठीक है जी, तानसेन। अगला सवाल देखिए, तानसेन के प्रतिद्वंदी कौन थे? तो गोपाल नायक, दक्षिण भारत के थे। आईने अकबरी में अकबर के दरबार में कितने संगीतज्ञों की चर्चा की गई है? तो 36, ठीक है जी। देखिए, आविष्कार तानसेन के आविष्कार में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, दरबारी कांडरा का आविष्कार किए मियाँ सारंग किए, और मियाँ मल्हार का भी किए, तो ध्रुपद नहीं किए, ठीक है जी। तो ये सभी का आविष्कार किए थे, लेकिन ये ध्रुपद मान सिंह तोमर जी के द्वारा, ठीक है जी। अकबर के समकालीन नहीं थे, तो मान सिंह तोमर भी थे, तुलसीदास भी थे, सूरदास भी थे, मीराबाई थी, तो अमीर खुसरो नहीं थे, ठीक है जी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। दक्षिण के पुंडरिक विट्ठल की रचना क्या है? तो दक्षिण के पुंडरिक विट्ठल का रचना जो है राग माला है,
राग मंजरी है, सदा रंग चंद्रोदय है, नर्तन निर्णय है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है जी, तो सभी है। पंडित सोमनाथ ने 1610 ईस्वी में किस ग्रंथ को लिखा था? तो किस ग्रंथ को लिखे थे आपको बताना है। पंडित सोमनाथ कौन सा ग्रंथ लिखे थे, बताइए सही उत्तर क्या होगा जी। इस तरह से हो जाएगा। आपको पंडित सोमनाथ राग विबोध लिखे थे, क्या लिखे थे जी? तो राग विबोध पंडित सोमनाथ जी द्वारा 1610 में लिखा गया था। अब देखिए, शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किन संगीतज्ञों किन संगीतज्ञों को दी थी? तो आपको ये दिरंग खां और ताल खां को। ठीक है जी, तो मोर हो जाएगा आंसर। देखिए, शाहजहां ने कविराज की उपाधि किनको दी? तो जगन्नाथ जी को। ठीक है, जगन्नाथ को कविराज की उपाधि दिया। तो संगीत परिजात 1650 में लिखी गई थी किन के द्वारा? तो संगीत परिजात आपको अहोबल जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसने संगीत परिजात का फारसी अनुवाद किया था? तो पंडित दीनानाथ किए थे फारसी अनुवाद। सर्वप्रथम बीड़ा के तारों पर पंडित अहोबल ने अपनी विधि में संगीत के 12 स्वरों को समझाया था। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो संगीत परिजात में। ठीक है जी, देखिए, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो हृदय नारायण देव थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, संगीत का विरोधी शासक कौन था? तो संगीत का विरोधी शाहजहां नहीं थे, जहांगीर भी नहीं थे, अकबर भी नहीं थे, जबकि औरंगजेब था विरोधी। ठीक है जी, तो ये विरोधी नहीं थे। तो शाहजहां को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, और जहांगीर को आपको चित्रकारी का राजकुमार कहा जाता है, अकबर को महान शासक कहा जाता है, दीन इलाही धर्म भी चलाए थे। 16 देखिए, अगला सवाल है, 1660 में चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किसने लिखा? तो पंडित व्यंकटमखी। ठीक है जी, पंडित व्यंकटमखी। भाव भट्ट के ग्रंथ कौन कौन है? तो भाव भट्ट के ग्रंथ बताइए। अनूप संगीत रत्नाकर भी लिखे, अनूप विलास भी लिखे, अनूपांकुश भी लिखे, तो ये सभी भाव भट्ट जी के ग्रंथ है। ठीक है, सही कथन कौन है बताइए? तो सही कथन आपको बताना है सदा रंग अदा रंग। देखिए, सदा रंग अदा रंग मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे, ये भी सही है। सौरी मियाँ टप्पा का आविष्कार किया, ये भी सही है। श्रीनिवास ने राग तत्व विबोध की रचना की, ये भी सही, तो सभी सही है। ठीक है जी, 1813 में पटना के मोहम्मद रजा ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो नगमाते आसफी। ठीक है जी, नगमाते आसफी आपको कमेंट करके बताना। आईने अकबरी किसने लिखा? और 1857 की क्रांति एस एन सेन ने लिखा था, एस एन सेन। 1857 क्रांति बुक एस एन सेन लिखे, और आईने अकबरी कौन लिखे? आप कमेंट करके बताइए। नगमाते आसफी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो नगमाते आसफी पुस्तक के बारे में देखिए, इसमें 6 राग 36 रागनी का मत दिया गया है। काफ़ी के स्थान पर बिलावल थाट को शुद्ध माना गया है, और राजा प्रताप सिंह जयपुर ने संगीत सार पुस्तक लिखा, ये भी सही है। और कृष्णानंद व्यास ने संगीत राग कल्पद्रुतम लिखा, तो ये सभी कथन सही है। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।